चश्मा चाहिए ना तो ले ले, तुझे मेरी सैंडल भी चाहिए तो वो भी ले ले। आखिर तो मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन है, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगी, जो भी तुझे अच्छा लगे मेरा ले ले बहन। तुझे नहीं दूंगी तो और किसे दूंगी, तू मेरी सबसे प्यारी बहन है। वाह मेरी प्यारी बेटी, बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हमने तुझे। आज मुझे अपने संस्कारों पर गर्व हो रहा है। ये तेरी सगी बहन नहीं है प्राची, फिर भी तू इसे इतना मानती है। मेरी बेटी रितु कितनी अच्छी है, मैंने उसे जो भी संस्कार दिए आज मुझे उस पर गर्व हो रहा है कि मेरी बेटी इतनी संस्कारी और इतनी अच्छी है कि अपनी चचेरी बहन को भी बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह प्यार करती है। अरे माँ, तो क्यों नहीं करूँगी, आपने भी तो कभी मुझ में और प्राची में कोई फर्क नहीं किया। जैसे आपके लिए प्राची थी, जैसे मैं थी, वैसे ही प्राची भी तो थी। आपने भी तो हम दोनों को अपनी बेटियों की तरह ही पाला है, फिर मेरे लिए भी तो ये मेरी बहन ही हुई ना, मेरी छोटी प्यारी बहन। अच्छा माँ पापा, मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है, वरना मुझे जाते जाते बहुत समय लग जाएगा, फिर कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी, तो इसलिए मैं अभी निकलती हूँ। रास्ते में बहुत ट्रैफिक भी मिलता है आजकल ना, बहुत सारी सवारियाँ चलने लगी हैं। ठीक है बेटा, जा संभाल कर स्कूटी चलाना और धीरे धीरे जाना, ठीक है। गई मोटी भैंस। हाँ नहीं तो इतना बड़ा इसका घर परिवार सब कुछ इतना अच्छा भगवान ने सब जोड़ बटोर कर इसी को दे दिया, मोटापा भी इसी को दे दिया, फूल गई है खा खा कर। हाँ नहीं तो जितने ज़्यादा रुपए पैसे हैं इसके पास, इतना तो मेरे पास होते तो मेरी ऐसी ऐस होती। पर मेरे माँ बाप, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, गरीब हैं दोनों। उन्होंने ही तो मुझे अपने ताई ताऊ जी के यहाँ रहने छोड़ दिया, क्योंकि उनको वो तो मुझे पढ़ा लिखा ना पाते, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि रितु की जगह पर मैं होती अपनी ताई ताऊ जी की बेटी तो कितना अच्छा होता। इनकी इकलौती बेटी, सारा घर परिवार जमीन जायदाद सब कुछ मेरा होता। मेरे पापा कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ बना ही नहीं पाए, जिंदगी भर वही खेती करते रह गए। और अंकल को देखो, ताऊ जी को, यहाँ आए शहर में अच्छी सी नौकरी पकड़ी और इतना कुछ बना डाला। आज इनके आगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें हाथ फैलाना पड़ता है। अरे क्या हुआ रितु, क्या सोच रही है बेटा, तुझे नहीं जाना क्या स्कूल? जा जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर ले, तुझे भी तो किराया चाहिए होगा, तुझे भी किराया दे देती हूँ, पैदल मत जाना। मैं तो कह रही थी कि तू स्कूटी ही चलाना सीख ले, पर तू ही डरती है। कोई बात नहीं, जिसे जो काम अच्छा लगे उसे वही करना चाहिए। तू मेरी बेटी एक दिन तो कार चलाएगी, कार सीधे। हाँ ताई जी हाँ, मैं तो सीधे कार ही चलाऊंगी। रितु के पापा, आप ही शेखर के माँ बाप से बात करिए ना, अगर हो सके तो जल्द से जल्द शेखर और रितु की शादी कर देते हैं। वैसे भी रितु की पढ़ाई अब पूरी हो गई है कॉलेज की, तो अब वो अपना नौकरी ढूंढती रहेगी और हम उसकी शादी कर देते हैं। शेखर को भी अच्छी जॉब मिल ही गई है प्राइवेट में, कल हो सकता है धीरे धीरे सरकारी भी हो जाए। अभी फिलहाल हम उन दोनों की शादी कर देते हैं, आप क्या कहते हैं? ठीक है ना, आप उसके घर वाले से बात करिए। ये रितु भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। एक तो वैसे भी आजकल मुझे समय ही नहीं मिलता, यहाँ प्राइवेट नौकरियों की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता है, हर जगह जा जाकर इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कहीं काम मिलता ही नहीं। धीरे धीरे अब करके अब एक अच्छी प्राइवेट जॉब हाथ लगी है। अब तो जल्दी से जल्दी मैं रितु के मम्मी पापा को बताकर और जल्दी से रितु का हाथ मांग लूँगा। इसी के लिए तो मैं परेशान था कि जल्दी से कोई मेरी प्राइवेट जॉब हो जाए और मैं रितु के माँ बाप से उसका हाथ मांग सकूँ। आ गई, कितना देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? हाँ, कॉलेज वालों से कह दे कि लेक्चर थोड़ा कम कम लिया करें और तुम्हें जल्दी भेज दिया करें, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता यहाँ पर। ओहो शेखर, आ ही रही हूँ, क्या करूँ, कॉलेज के लेक्चर भी अटेंड करने होते हैं। अब इसी साल तो मेरा आखिरी साल है और अभी 2 महीनों में एग्जाम भी होने वाला है, तो अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाऊंगी ना तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा ना तो मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें एक जॉब देता हूँ, तुम दिन रात बस मेरे सामने बैठी रहो, मेरा सब काम होता रहे। सामने बैठने से ना पेट नहीं भरता, अगर सामने बैठने से पेट भरता होता ना तो आधे से ज्यादा लोग भरे पेट वाले होते, दुनिया में कुछ करने की किसी को जरूरत ही ना पड़ती, सब एक दूसरे को सामने बैठा बैठा कर पूरा पूरा दिन गुजार देते आराम से, है कि नहीं? ओह ये रितु फिर से आई है शेखर से मिलने, मुझे ये कुछ करना होगा। ये कॉलेज के कैंपस में भी ये दोनों मिलने लगे। अरे मैं जितना चाहती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से दूर रहे, उतना ही ये दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं। शेखर इतना अच्छा लड़का है, मुझे बहुत पसंद है शेखर। शेखर मेरा होगा, रितु का नहीं। रितु का घर परिवार, उसकी ज़मीन जायदाद सब कुछ मेरा होना चाहिए, इसका नहीं। ये मोटी भैंस किस काबिल है जो भगवान ने इसे इतना कुछ दे दिया है। और मुझे देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। शेखर को भी मेरा होना होगा, मुझे ज़रूर ही कुछ ना कुछ करना होगा। अरे रितु दीदी, आप यहाँ कैंपस में? शेखर जी भी हैं। हेलो शेखर जी, कैसे हैं आप? रितु दीदी, आपने घर पे बताया था क्या कि आप शेखर जी से मिलने वाली हो? अरे रितु, तुम यहाँ? अभी तो तुम्हारा
क्लास होगी ना, तुमने अपनी क्लास छोड़ दी? मैं बस यहाँ कैंपस से गुजर रही थी तो शेखर जी मुझे दिख गए। ये यही पास में इनका ऑफिस है ना, ये अपने ऑफिस जा रहे थे तो सोचा कि हाय हेलो करते चले बस। ओह हेलो। हाँ प्राची, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? सुना है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो तुम्हें तो खासी तैयारी करनी चाहिए। आखिर तुम्हें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। इतनी मेहनत से उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, कुछ कितनी उम्मीदें हैं उनकी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरोगी। तुम खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगी और खूब अच्छे नंबर से पास होगी, जिससे तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हारे ताई जी, ताऊ जी और तुम्हारी दीदी को तुम पर गर्व होगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, आप दीदी से पूछ लो। फर्स्ट सेमेस्टर तो मैं यूं ही निकाल लूंगी, मुझे बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं तो अभी दीदी को ले जाने आई थी, मुझे कुछ दुकान से बुक खरीदनी है। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं और सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे सेकंड सेमेस्टर की बुक खरीदनी है। तो दीदी चलेंगी मेरे साथ, तभी तो मेरी मदद होगी। चलो ना दीदी, मैं तो पूरे कॉलेज में आपको ढूंढाई, तब जाकर आप यहाँ मुझे कैंपस में दिखी, वो भी शेखर जी के साथ। अच्छा शेखर जी, हम दोनों बहनें चलती हैं, आप भी अपने घर जाओ, बाय बाय। हाँ चल छुटकी, मैं जरूर तेरी मदद करूंगी। तो खूब अच्छे नंबर से पास होगी तो मुझसे ज्यादा खुश दुनिया में कोई नहीं होगा। हाँ बाय बाय। जरा देर साथ आओ नहीं कि इसकी बहन इसके साथ चिपकी रहती है ऐसे कि 2 मिनट को इसे खाली नहीं छोड़ती कि कहीं कोई और भी बातचीत कर ले। यहाँ भी चली आई, देख रही है कि हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, इसका दिमाग इसी सब में लगता है। पता नहीं कैसी बहन है इसकी। हेलो अंकल आंटी, अंकल आंटी कोई है क्या? हेलो अंकल आंटी नमस्ते, मैं शेखर आया हूँ। अंकल आंटी, रितु, प्राची, कोई है क्या घर पे? अरे हाँ हाँ शेखर जी, मैं हूँ, मैं प्राची। वो मम्मी पापा तो कहीं गए हैं, कहीं आज पूजा उजा है ना, वो कहीं चंदा इकट्ठा हो रहा है, वो गणेश चतुर्थी के लिए ना, वो वहाँ पर गए हुए हैं। आप आओ ना, बैठो बैठो, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, चाय वाय नहीं पीना मुझे। रितु है क्या घर पे? रितु को बुला दो, मुझे रितु से भी कुछ बात करनी थी। ओह रितु दीदी भी नहीं है, वो मम्मी पापा के साथ गई हुई हैं, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। हाँ हाँ। ओह अच्छा, तो ठीक है, मैं चलता हूँ। आएगी रितु तो तुम बता देना कि मुझे फ़ोन कर ले वो, ठीक है? जरूर बताऊंगी उस मोटी भैंस को। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों अलग हो जाओ, पर पता नहीं मेरी इच्छा कब पूरी होगी। अरे प्राची, क्या हुआ, कोई गेट पर था क्या, कोई आया था क्या? आप भी ना दीदी, आप अंदर किचन में मेरे लिए कुछ अच्छा बना रही थी ना, बन गया आपका खाना, और आप यहाँ दरवाजे तक आ गई देख रहे कि कौन आया था। अरे जो भी आया होगा क्या मैं हैंडल नहीं कर लूंगी? वो कोई हमारे पड़ोसी शर्मा जी का पता पूछते हुए आया था, बता दिया है, चला गया होगा उनके घर। आप लाओ जो भी बनाया है मेरे लिए। अरे बहन, नाराज क्यों होती हो? मैं तो बस यूं ही जानकारी ले रही थी। अब अभी घर में मैं और तुम ही है ना, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए कि गेट पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इसीलिए आई थी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और मेरा कुछ पूछने का कोई मतलब नहीं था। मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, तुम सब हैंडल कर लोगी। मोटी भैंस इतनी सेंसिटिव है ना कि हर जगह इसके कान खड़े रहते हैं। मुझे तो ये फूटी आँख ही नहीं सुहाती। मैं तो पाऊँ तो इसको घर से निकाल दूँ, ये घर जमीन जायदाद ये सब कुछ मेरा हो जाए और शेखर भी मेरा हो जाए। आज तुम्हें यहाँ बुलाया है एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देने के लिए। वैसे तो तुमसे बात हो नहीं पाती, घर पर जाओ तो तुम कभी मिलती नहीं, कभी तुम्हारी बहन मिलती है, कभी तुम्हारी मम्मी पापा मिलते हैं, पर तुम नहीं मिलती। इसलिए आज तुम्हें फ़ोन करके यहाँ पार्क में बुला लिया, तुम्हें बताने के लिए। बहुत ही ज़रूरी बात है। मेरी प्राइवेट नौकरी में मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मैं तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा हूँ कल। ओह वाह, ये तो बेहद खुशी की बात है। आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे पास हूँ, इससे ज्यादा अच्छी कोई बात नहीं हो सकती दुनिया में। हाँ बेटा शेखर, तुम्हारे घर गए थे, तुम्हारे पापा से मिला था मैं, उनसे बातचीत हो गई है, सब कुछ बढ़िया है। तो 6 महीने के अंदर तुम्हारी और रितु की शादी कर देंगे हम लोग। हमें भी बहुत खुशी होगी बेटा, हमारी बेटी इतने अच्छे घर जा रही है, हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी अंकल जी, उन्हें रितु बहुत पसंद है और उन्होंने ये मुझसे कहा है कि मुझे रितु से जल्द शादी कर लेनी है, और इसीलिए मैं इतना जल्दी प्राइवेट नौकरी ढूंढ भी रहा था। मैं अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन तब तक के लिए मैंने प्राइवेट नौकरी कर ली है, क्योंकि मैं रितु से जल्द शादी करना चाहता था। और कल परसों में मम्मी पापा अब्रॉड के लिए निकल रहे हैं, तो फिर हमारी शादी में वो नहीं होंगे। वो 1 डेढ़ साल बाद ही वहाँ से लौटेंगे, सब कुछ वहाँ पर फिक्स करके सेटल करके अपना हर चीज़, तब वो यहाँ पर आएंगे। अब वो परमानेंट यहीं आकर रहेंगे 1.5 साल बाद।
मेरे और रितु के साथ। उन्हें रितु बहुत पसंद है और वो भी चाहते हैं कि वो रितु के साथ रहे, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शादी मत टालना, तुम शादी कर लो, हम 1-1.5 साल में सब कुछ सेटल करके इंडिया वापस आ जाएंगे। आ गई बेटा रितु, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए वो अब्रॉड से भागकर इंडिया आ रहे हैं। उन्होंने कहा है 1-1.5 साल में वो सब कुछ फिक्स करके इंडिया वापस आ जाएंगे और यहाँ तुम दोनों के साथ रहेंगे। मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है। यही सुनते सुनते तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। किस्मत वाली तो है ये मोटी भैंस, वाकई में किस्मत वाली है। जो कुछ इसको नहीं मिलना चाहिए सब कुछ इसको मिल रहा है। भगवान भी ना, मुझे देखो इतनी अच्छी हूँ तब भी मुझे इतने गरीब घर में पैदा किया और इस मोटी को इतने रईस घर में पैदा किया, और सब कुछ इसके किस्मत से इसके पास आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। कहाँ रुपया पैसा तो था ही, ऊपर से शेखर भी इसकी झोली में जा गिरा। इतना अच्छा परिवार है, विदेश में रहने वाले हैं ये लोग, और उस घर में जाकर रहेगी ये मोटी। अच्छा बेटा, तुम दोनों आपस में बातें करो, हम लोग चलते हैं। जल्दी जल्दी से शादी की तैयारियां करनी है। 6 महीने के अंदर तुम्हारी और रितु की शादी भी कर देनी है हमें। ओहो, अब क्या हुआ? अब तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि मम्मी पापा जी मेरे साथ आकर रहना चाहते हैं। मुझे भी बहुत खुशी होगी उनके साथ रहने में। मैं कभी अकेले रही नहीं हूँ ना, हमेशा मैं अपने माँ बाप के साथ ही रही हूँ। मुझे अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जानते हो, जब घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो घर का माहौल हमेशा अच्छा बना रहता है उनके आशीर्वाद से। वाकई में तुम बहुत अच्छी हो। आजकल जहाँ लड़कियां अपने माँ बाप तक को नहीं देखना चाहती, वहाँ तुम अपने सास ससुर के साथ रहने से ही खुश हो जा रही हो। मुझे तो लगा था कि तुम ये सुनकर परेशान हो जाओगी कि अब्रॉड से मेरे माँ बाप वापस इंडिया आ रहे हैं तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुम्हें तो बल्कि खुशी होनी चाहिए थी कि वो अब्रॉड में ही रहें, जिससे तुम यहाँ पर आराम से रह सको, लेकिन नहीं, वाकई में तुम बिल्कुल अलग हो। इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। चलो बैठ कर बातें करते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे बैठ गई? यहाँ तुम्हारी दीदी बैठती तो हम लोग कुछ बात कर लेते आपस में। आप बैठ जाइए ना, आप मेरे साथ बैठ जाइए। दीदी के साथ तो आपको हमेशा ही बात करनी है। अब दीदी चाय नाश्ता बना लाती है, तब तक आइए, तब तक हम दोनों बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठिए आराम से। मैं कुछ चाय नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ आपके लिए। इतने दिनों बाद तो हमारी मुलाकात हुई थी, पर हम कुछ बात भी नहीं कर पाए। पता नहीं प्राची को क्या समस्या है। और बताइए शेखर जी, कैसे हैं आप? दीदी को तो हमेशा कोई ना कोई समस्या रहती है, जैसे उनका डाइजेशन खराब हो जाता है कभी कभी। अब मोटा शरीर है ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कत उसमें लगी रहती है, कभी उल्टी आती है, कभी कोई और दिक्कत। अब जैसे आप पतले हैं, जैसे मैं पतली हूँ, तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जो थोड़ा मोटे लोग होते हैं उनमें थोड़ा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। आपको पता है, अभी कल ही दीदी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इनो पिलाया और पता नहीं क्या क्या, गैस की दवाई खिलाई गई, गोली खिलाई गई, बहुत दिक्कत हुई उनको। अच्छा कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मैं बाद में चाय नाश्ता कर लूँगा। रितु मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा। अरे क्या हो गया? वो इतना जल्दी उठकर क्यों चले गए? क्या हुआ? कुछ बात हुई क्या? कुछ कहा क्या तुमसे उन्होंने? आप भी ना, अब क्या मैंने उनको भगा दिया? उनका मन नहीं किया बैठने का, उठकर चले गए। मैंने थोड़ा उनको बोला कि उठकर चले जाओ, मैं तो उनसे बात ही कर रही थी। मैं तो सोच रही थी कि हम दोनों थोड़ी देर बात करें, तब तक मैं आप चाय नाश्ता बना कर ले आओगी, लेकिन आपने ही इतना टाइम लगा दिया ना कि वो गुस्सा होकर चले गए। कह रहने दो, इतना देर तक खाना बनाएगी ये, तो फिर कितना कब खाऊंगा मैं, और मुझे कहीं निकलना भी है, तो वो उठकर चले गए चुपचाप से। आपसे बताया भी नहीं उन्होंने। जाओ जाओ मोटी भैंस, तुम ऐसे ही परेशान होगी, क्योंकि मैं तुम्हें सुख से रहने नहीं दूंगी। तुम्हारा सब कुछ मेरा होना चाहिए था। सब पे कुंडली मारकर बैठी हो, तुम्हारा कुछ मैं तुम्हारा नहीं रहने दूंगी। वो सब कुछ मेरा है, मैं सब कुछ अपना लूंगी। 6 महीने बाद। मेरा तो वर्षों का सपना था कि जब हमारी शादी होगी तो मैं तुम्हें शिमला घुमाने ले चलूँगा। और जानती हो कितना अच्छा हुआ कि हम शिमला, मनाली, कुल्लू और नैनीताल यहाँ सब घूम रहे हैं। और देखो, हमारे आने की खुशी में भगवान ने बर्फबारी भी कर दी और मौसम सुहावना हो गया। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, मुझे तो आपके साथ हर जगह अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी जगह हो। आपकी जिद्दी की शादी के बाद हम सब यहाँ घूमने आए, तो इसीलिए मैं आई। बाकी अगर आप मुझे लेकर अपने घर पे भी रहते ना, तब भी मेरे लिए इतना ही हसीन पल होता जितना यहाँ आकर हुआ है। अरे बेटा, आ गई तू, हम दोनों तुझे ही याद कर रहे थे। कैसी है तू? सब बढ़िया है ना? तेरे ससुराल में तेरे सास ससुर से तेरी बात हुई ना? क्या कह रहे थे वो? तो सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। मेरी मम्मी जी पापा जी से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा है कि सब बढ़िया है और जल्द से जल्द वो लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया। और तब तक उन्होंने कहा है जैसे जैसे घर कह रहे हैं वैसे वैसे मैंने घर भी सजा दिया है उनके स्वागत में। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब वो लोग यहाँ रहने आएंगे। और सब ठीक है माँ, सब बढ़िया है।
और शेखर जी भी अच्छे हैं। फिर आ गई अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीटने। कितनी कोशिश की मैंने कि इसकी शादी शेखर से ना हो, लेकिन किस्मत भी ना इसका भरपूर साथ देती है। पता नहीं कितनी कितनी आग लगाई मैंने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर बन ही गई ये शेखर की दुल्हन। हाँ, नहीं तो मेरी ही किस्मत फूटी है। एक तो गरीब परिवार में मुझे पैदा करा दिया भगवान ने, ऊपर से जो मैंने चाहा सब कुछ इसको दे दिया। माँ, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी जी मैं बोल रही हूँ जी, मैं उनकी पत्नी हूँ, बताइए। क्या? हे भगवान, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी आ रही हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? जी जी, बस मैं तुरंत पहुँच रही हूँ। माँ, शेखर जी का एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ के अस्पताल से डॉक्टर का फोन था। उन्होंने मुझसे कहा है कि हमें वहाँ तुरंत पहुँचना होगा। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, बहुत खतरे में है वो। हमें तुरंत जाना होगा माँ। चलिए माँ, हॉस्पिटल चलते हैं। देखिए, उनकी हालत बहुत ख़राब है। हम कह नहीं सकते कि वो कब तक ठीक होंगे। अब भगवान का कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतनी कोशिश की। अब सब भगवान के भरोसे है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती। नहीं नहीं, मुझे सब ठीक करना होगा। मम्मी पापा, मुझे सब ठीक करना होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। आज गणेश चतुर्थी है ना, जगह जगह भगवान के पंडाल लगे होंगे। मैं जाऊंगी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी और भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। वो इतनी सारी खुशियां मुझे देकर ऐसे अचानक से छीन नहीं सकते। मुझे तुरंत जाना होगा माँ पापा। हे गणेश भगवान, बहुत दूर से चलकर आपके दर्शन करने आई हूँ। रास्ते में कोई भी पंडाल नहीं मिला मुझे। सबसे पहला पंडाल मुझे आप ही का मिला है। हे प्रभु, मैं यहाँ आपको साक्षात मान रही हूँ कि आप साक्षात मेरे सामने हो। मैं व्रत पूजा ज़्यादा नहीं करती, लेकिन मेरा विश्वास आप में पूरा है। ए भगवान, आपने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं, इतना अच्छा घर परिवार दिया, इतना अच्छा ससुराल दिया और इतने अच्छे पति दिए। ये सब कुछ देकर आप मुझसे छीन नहीं सकते भगवान। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? हे भगवान, मुझे सब कुछ लौटा दो। मुझे मेरा सुख चैन सब लौटा दो भगवान। बेटी, भगवान पर भरोसा रख। जब भी कहीं गणेश पंडाल लगता था तो हमेशा जाती थी, वहाँ पूजा करती थी, प्रसाद चढ़ाती थी। भगवान तेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते कि आज गणेश चतुर्थी के दिन ही वो तुझसे तेरा सुहाग छीन ले। मुझे पूरा विश्वास है भगवान पर, वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब। जी जी, क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं अभी आ रही हूँ। जी जी, मैं तुरंत आ रही हूँ। थैंक यू गणेश भगवान। माँ पापा, डॉक्टर का फोन था। उन्होंने कहा है कि वो खतरे से बाहर है। शेखर जी खतरे से बाहर है। अब हमें तुरंत हॉस्पिटल चलना होगा। वो में भी आ गए हैं। हम उनसे चलकर वहाँ पर बात करते हैं। जय हो गणेश भगवान, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मेरी विनती को अनसुना नहीं किया। थैंक यू प्रभु। और प्रभु, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, हमेशा मेरे दोस्त बनकर रहना। बोलो गणपति बप्पा की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वाह भगवान, तुरंत इसकी सुनते हो। और मैंने अब जब बचपन से मांगा कि मुझे भी रईस परिवार में कर दो, मेरे माँ बाप को भी अमीर बना दो, मुझे भी किसी की ऐसे इकलौती संतान बना दो, खूब रईस घर में मेरा भी आना जाना करवा दो, रईस घर की मालकिन बना दो, तो आपने कभी नहीं सुना। आपने मुझे भिखारन का भिखारन ही बनाए रखा, और इसकी आप तुरंत सुन लेते हो। वाह वाह। जी दामाजी का एक्सीडेंट हुआ कितना दिन हो गया? अब सब ठीक है, लेकिन तभी मन में बहुत डर लगा रहता है। आज भी ऊपर याद कर लेती हूँ ना तो गले से पानी नहीं उतरता। पता नहीं हमारी बेटी अब किस हालत में होगी। बहुत दिन पहले उसका हालचाल लिया था, तब तक तो ठीक थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें वहाँ उसके घर जाकर उसकी कुछ मदद करनी चाहिए? आखिर शेखर जी अभी कुछ काम धंधे पर तो जा नहीं रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उनको चोट लगी हुई है। मम्मी, मैं आपसे आज कुछ मदद मांगने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर करेंगी मेरी मदद। वो माँ, शेखर जी आजकल काम धंधे पर जा नहीं पा रहे हैं, घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है, तो मैं आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आई हूँ। शेखर जी के ठीक होते ही मैं आपको लौटा दूंगी। अरे बेटा, इसमें उधार की क्या बात है? तू हमारी इकलौती बेटी है, ये सब कुछ तेरा ही तो है, जिसमें से जितना चाहे उतना ले जा। तुझे कौन सी रोक टोक है? तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, तू ले जा तुझे जो भी चाहिए हो। वो ताई जी, मुझे भी 10,000 रुपये चाहिए, कॉलेज में फीस जमा करनी है, वो भी अर्जेंट। अगर मैंने आज नहीं जमा किया ना तो मेरा नाम कट जाएगा। आप जल्दी से मुझे पैसे दे दो। अरे ठीक है, कोई बात नहीं माँ, पहले आप इसी को फीस दे दो, मैं फिर कभी आ जाऊंगी लेने। अरे तुम दोनों मेरी बेटियां हो, तुम दोनों की इच्छाएं मैं पूरी करूंगी। ऐसा थोड़े है कि एक औलाद को दे दूं दूसरे को ना दूं। अरे तुम क्यों चिंता करती हो प्राची, तुम्हारे फीस का भी इंतजाम हो जाएगा, पर अभी मुझे
अपनी बेटी रितु की मदद करनी है ना, उसके लिए उसको पैसे देना ज़्यादा जरूरी है। तुम्हारी मदद आज ही हो जाएगी, स्कूल से तुम्हारा नाम नहीं कटने पाएगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैंने आज तक तुम्हारा ख्याल रखा है, आज तक तुम्हें संभाला है, तो आगे भी संभाल लूंगी। और क्या बेटा, वैसे भी तुम लास्ट डेट पे क्यों आई हो फीस मांगने? तुमसे मैंने हमेशा कहा है कि कॉलेज में जैसे ही फीस सबमिट होना शुरू हुआ करे तुरंत ही मांग लिया करो। कभी आज तक तुम्हारी फीस रोकी है हमने क्या? लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज भी तुम्हें तुम्हारी फीस तुरंत मिल जाएगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे भैया, आपने बेकार ही हमको बुलाया यहाँ पर शहर। वहाँ गांव में थे, हम आराम से अपना खेती बाड़ी करते थे और जो है सारी ज़मीनें भी देखे रखे रहते थे। अब मैं शहर आया हूँ और वहाँ हमारे जो नाते रिश्तेदार हैं वो सब ज़मीनें हड़पने के चक्कर में इधर उधर से मेड़ काटेंगे और परेशान करेंगे हम लोगों को फालतू में। तो मैं वहाँ रहता, आराम से ज़मीनें देखे रहता। अरे मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आपने प्राची को भी अपनी बेटी रितु की तरह ही पाला है। आज तक उसके खर्चे में आपने कोई कमी नहीं की। आपने उसका ख्याल अपनी बेटी से भी बढ़कर रखा है। तो क्या आज जब उसकी शादी का मामला आया तो क्या आप उसमें कुछ गड़बड़ करोगे? हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप उसकी शादी अच्छे जगह ही करोगे भैया। हमें कुछ नहीं देखना सुनना, आपकी राय ही सबसे सही है हमारे लिए। हमें पता है आप प्राची का भला ही चाहते हो। आप उसके साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकते क्योंकि आप उसे अपनी बेटी मानते हो। आपने आज तक रितु और प्राची में कोई फर्क ही नहीं किया। वो सब बात सही है छोटे, वो हमारी आपस की बात है कि मैं शहर आया कि शहर के धक्का मुक्की और ये नौकरी के लिए जो परेशानी होती है उसे मैं झेलूं। मेरा भाई गांव में आराम से सब ज़मीनों की रखवाली करे और तुमने वहां रहकर ज़मीनों की देखरेख करी और मैंने यहाँ शहर में पैसे रुपए कमाए। ये हम दोनों के आपस की समझ थी भाई। लेकिन जो है अब बात बेटियों की है तो इसलिए मैं चाहता था कि तुम भी एक बार अपने जमाई को देख लो और इससे प्राची को भी खुशी मिलेगी। अपने माँ बाप को अगर वो नहीं देखेगी और अगर उसे पता चलेगा कि हमने उसके लिए अकेले ही लड़का देख लिया तो उसे पता नहीं कैसा लगे। मैं चाहता था कि तुम उसकी शादी में शामिल रहो जिससे मेरी बेटी की खुशी दोगुनी हो जाए। प्राची आखिर मेरी बेटी है, मैं उसको कभी भी दुखी नहीं देख सकता। रुको, तुम्हारी भाभी को बुलाता हूँ अभी, वो भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। बहुत दिनों से तुम दोनों को याद कर रही थी। जब से प्राची के रिश्ते की बात हो रही है ना तब से मुझसे कह रही थी कि जाइए आप ही जाकर उन दोनों को ले आइए। तुम्हें कितना मानती है तुम्हारी भाभी तुम तो जानते ही हो। जब तक तुम्हें खाना खिला नहीं देती थी तब तक वो गाँव में खाना नहीं खाती थी और यहाँ रुपए पैसे की धक्का मुक्की के मजबूरी के चलते हम दोनों भाइयों को अलग होना पड़ा। वो तुम्हें और छोटी को बहुत याद कर रही थी, कह रही थी कि मेरी देवरानी कितनी अच्छी थी और हम दोनों कितना बहनों की तरह साथ रहते थे। तुम दोनों को वो बहुत याद करती हैं। वो तो मुझसे ये भी कह रही थी कि गांव की सारी ज़मीनें बेच दीजिए और कह दीजिए कि छोटा और उसकी पत्नी यहाँ आकर रहे हम दोनों के साथ। रुको, उसे बुलाता हूँ। अजी सुनती हो? जरा बाहर आओ, देखो कौन आया है जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। अरे जय भैया, आ गए तुम। कैसे हो भैया? इतने दिनों बाद देखा तुम्हें, कितना अच्छा लग रहा है। आज मेरा पूरा परिवार साथ हो गया। आओ बहन, हम भी, तुम भी आ जाओ। मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी। तुम्हें देखे बिना, तुमसे बात किए बिना तो मेरा कोई दिन नहीं कटता। हम दोनों फोन पर इतना बात करते हैं। अगर हम लोग साथ रहेंगे तो कितनी खुशी रहेगी। मैं तो अभी भी कहती हूँ इनसे, अब क्या रुपए पैसे की लालच करना, गाँव की जमीनें बेच दो और दोनों भाई साथ में रहो और हम देवरानी और जेठानी को भी साथ में रहने दो। आप दोनों के ये रुपए पैसे की जिद की वजह से ना हम सब फालतू में परेशान हो रहे हैं और अलग अलग रह रहे हैं। पता नहीं अब मेरी जिंदगी के कितने दिन बचे हो। मैं अपनों के साथ अपने दिन बिताना चाहती हूँ। अरे क्या भाभी, ऐसे क्यों कह रही हो? अभी आपके तो 100 साल बच्चे हैं, 100 साल। अभी क्या आप अपने नाती पोतों को नहीं खिलाओगी? प्राची और ऋतु के बच्चों को भी तो खिलाना है आपको और आप अभी से अपनी उम्र गिनने लगी। अभी तो मैं भी जवान हूँ भाभी। और भैया को देखो, भैया को देखकर कोई कह सकता है कि ये 60 साल के हैं? मम्मी मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि काश मेरी मम्मी आ जाए, मैं उनसे मिल लूँ। मैं आपको बहुत याद कर रही थी मम्मी। अरे तू रो क्यों रही है? मैं तुझसे रोज वीडियो कॉल पे बात तो करती हूँ। मैं भाभी से भी रोज वीडियो कॉल पे बात करती हूँ और उससे तुम्हारा हालचाल मैं डेली लेती हूँ। और मैंने देखा भी है तुम कितनी अच्छे से पल रही हो। यहाँ पर हमारे साथ रहती तो तुम गांव की गोरी बनती और यहाँ रहकर शहर की पढ़ी लिखी लड़की बनी हो, कॉलेज जाने वाली। तुम्हारी जिंदगी संवारती भैया भाभी ने, और तुम्हें यहाँ पर कमी ही क्या थी? तो अब तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? माँ जैसा प्यार तो तुम्हें तुम्हारी ताई जी ने भी दिया है ना, बल्कि मुझसे ज्यादा ही दिया है। तुम्हें रोना नहीं चाहिए।
अब इनको कौन समझाए, इसीलिए तो रो रही हूँ। क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर चले आए? अरे इनकी वजह से कहीं ताई ताऊ जी मुझे इनके साथ गाँव न भेज दें। हे भगवान, अब तो वैसे भी ये लोग मेरा रिश्ता देख रहे हैं इधर उधर, और जो भी आता है लंबी चौड़ी लिस्ट बताता है, और ये लोग परेशान ही है, तो कहीं मुझे इनके कटे न लगा दे कि ले जाओ अपनी बेटी को। हाँ, मैं इनकी कोई सगी औलाद तो हूँ नहीं जो मेरे लिए कोई खर्चा करेंगे, और जो भी आता है दान दहेज की इतनी लंबी लंबी लिस्ट लेकर जाता है कि हमारी पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए। और इन लोगों को तो मैं बोझ लगी रही हूँ, सब जगह रिश्ता मेरा टूट रहा है। और उस ऋतु का देखो, अच्छा खासा लड़का फंसाया, आराम से शादी कर ली। भगवान भी ना जिसको जो देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जिससे छीनता है उससे छीनने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। अब इनको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? यहीं गाँव में ये लोग अच्छे तो थे। तुम भी ना छोटी कमाल करती हो, बच्चे से कह रही हो रो क्यों रही है तुम्हें देखकर? आखिर तुम उसकी माँ हो, माँ से बच्चे प्यार नहीं करते क्या? और कोई कितना भी कुछ कर दे लेकिन उसकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। चलो चलो, अच्छा अब हम सब अंदर चलते हैं, बाहर बहुत धूप हो रही है, और थोड़ी देर धूप में खड़े रहे ना तो हम बीमार हो जाएंगे। और ऊपर से मोहल्ले वाले भी आकर पूछेंगे कि बहन तुम्हारे घर नहीं है जो तुमने अपने रिश्तेदारों को अपने दरवाजे पर खड़ा रखा है। अरे बेटी रितु, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है जो मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई। क्या करूं, उस समय तेरे चाचा जी का ना वहाँ पर बहुत जमीन का झगड़ा चल रहा था, कानूनी विवाद चल रहा था, रोज पुलिस थाना, रोज ये सब हो रहा था। वो जो हमारे रिश्तेदार लोग हैं ना, वो लोग हमारे खेतों की मेड़ काट देते हैं, और फिर वहाँ पर अब तुम्हारे चाचा जी ने वहाँ पर कांटे वाला तार लगवा दिया है कि अब उसे कोई हिला भी न पाए। और जानती हो, गाँव के ही चंगू मंगू को देख रेख के लिए कहकर तब आए हैं आज, नहीं तो ये तो निकल ही नहीं पाते वहाँ गांव में सारी जमीनों की देख रेख करने में। कहते हैं हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं, कहीं इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अब इनके जमीनों के चक्कर में हमारे रिश्ते इधर उधर हुए जा रहे हैं। तुम्हारे शादी की सारी एल्बम देखी मैंने, सारी सीडी देखी, भाभी ने मुझे सब भेजी थी। मैं बहुत खुश थी। मैं आ भले नहीं पाई बेटा, पर मैं हमेशा चाहती थी कि तुम्हारी शादी अच्छे से हो, धूमधाम से हो। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। अच्छा चाची जी, आप यहीं रुको, आप लोग अपना हाथ पैर धोकर बैठो, मैं अभी आप लोगों के लिए फटाक से कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तू क्यों बना कर लाएगी बेटा? तू अपने ससुराल वाली है, तू यहाँ मैके आती है तो क्या तू ही खाना बनाती है? ये कुछ नहीं करती? अरे इसे भी तो ससुराल जाना है, इसे कुछ आता नहीं रहेगा तो वो लोग लाकर यहीं पे वापस पटक जाएंगे इसको। अरे तूने कुछ सीखा नहीं है? तेरी बड़ी बहन घर आकर खाना बना रही है और तू यहाँ खड़ी होकर हम सबको देख रही है। जा जल्दी कुछ बना कर ला, अपने माँ बाप को खिला, अपने ताई ताऊ जी को खिला। ये सब तुझे सिखाना पड़ेगा क्या? हे भगवान, यहाँ आराम कर फरमाते फरमाते ना तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुझे दिख नहीं रहा वो अपने ससुराल से आकर हमें खाना खिला रही है और तू चुपचाप खड़ी है यहाँ पर? तो कुछ नहीं करती क्या इस घर में? अरे नहीं नहीं चाची जी, आप बेकार में उस बेचारी पर गुस्सा कर रही हो। मैं तो जब भी आती हूँ वो दौड़ दौड़ कर मेरे आगे पीछे खाना ले लेकर दौड़ती रहती है। कभी दीदी ये खा लो, कभी दीदी वो खा लो। जब मैं ससुराल वाली नहीं थी ना तब भी ये मुझे बहुत कुछ बनाकर खिलाया करती थी। आप बिल्कुल भी इस बेचारी को नहीं डांटो। आज बस इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी सुबह से, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही बना देती हूँ। अब मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, मैं अपनी बहन को किसी दर्द में थोड़ी देख सकती हूँ। और हाँ चाची जी, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। माँ पापा प्राची के रिश्ते के लिए बहुत परेशान है। इन्होंने कई रिश्ते देखे पर जो भी रिश्ता आता है वो लोग बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आते हैं दहेज की। दहेज दे तो दिया जाए माँ, मेरी माँ कहती है कि दहेज दे तो दिया जाए, पर लड़के वालों का क्या भरोसा कि और दहेज पाने के चक्कर में वो प्राची के साथ कुछ गलत करें। हमें प्राची के लिए अच्छा घर भी देखना है और अच्छा वर भी, तो इसीलिए मैंने इसके जीजा जी से, मतलब आपके दामाद जी से, शेखर जी से मैंने बात की थी। तो उनका एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं तो उससे मिल भी चुकी हूँ। वो विदेश से पढ़ाई करके लौटा है, यहाँ पर अपना बिजनेस खोल रहा है और अपना बिजनेस चला रहा है। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और वो खुद अपनी कंपनी का मालिक है। तो हमने उसके साथ प्राची का रिश्ता तय करने की बात की है। शेखर जी को भी ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। शेखर जी कह रहे थे कि उनका वो दोस्त बहुत ही अच्छा है। मैं भी उससे मिल चुकी हूँ, व्यवहार का भी बहुत अच्छा है। बस उसकी माँ ही है, उसके पापा जी की डेथ हो चुकी है और उसके परिवार में बस वो इकलौता लड़का है। बहुत ही अच्छा परिवार है उनका, कई नाते रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ बढ़िया है। हमने तो देख सुन लिया है, बस आप भी देख सुन लो और फिर बताओ अगर आपको अच्छा लगे तो। अब उसकी फोटो उन्होंने कहा था कि आज वो मेरे फ़ोन में भेज देंगे, अभी आती ही होगी, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो, हाँ देखो चाची जी, उन्होंने फोटो भेज दी, शेखर जी ने फोटो भेज दी। देखो यही लड़का है, कितना अच्छा है ना। हमारी प्राची के लिए तो बिल्कुल बढ़िया है और इसका घर परिवार भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं और रुपए पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपनी खुद की कंपनी चलाता है, उसका खुद मालिक है, बाकी सब इसके यहाँ नौकरी करते हैं।
और ये शेखर जी का बहुत अच्छा दोस्त भी है और मैं भी इससे मिल चुकी हूँ। नेचर में भी बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है। इसीलिए मैं तो चाहती थी कि इसकी शादी मेरी बहन से ही हो। मेरी बहन जैसी लड़की इसको भी तो नहीं मिलेगी। मेरी बहन भी कितनी सीधी है और ये भी कितना सीधा है। वाह बेटा, बेटी हो तो तेरी जैसी। तूने तो हमारी सारी समस्याएं ही हल कर दी। हम हमेशा यही सोचते थे कि प्राची की शादी हम कैसे घर में करेंगे। हम हमेशा डरे रहते थे कि कहीं दहेज लोभियों से इसकी शादी ना हो जाए, और अगर हम दहेज नहीं दे पाए तो कहीं किसी गरीब घर में ना हो जाए जहाँ इसे रुपए पैसे खाने पीने की सबकी दिक्कत हो। पर तूने तो हमारी पूरी समस्या ही हल कर दी। लड़का भले ही कैसा भी हो लेकिन कितना सीधा और संस्कारी दिख रहा है, और तो हम इससे मिल भी लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो ये अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में हमारे रितु जैसी समझदार बेटी कोई है ही नहीं दूसरी। वो सब बात ठीक है भैया, पर आप बताओ आपको लड़का कैसा लगा? आखिर प्राची के लिए उसके माँ बाप पहले आप दोनों ही हो। अगर आप दोनों को ये रिश्ता अच्छा लग रहा है तभी हम इस रिश्ते में आगे बात चलाएंगे, वरना हम कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि मेरे लिए मेरे बड़े भैया और भाभी का फैसला सर्वोपरि है। मेरे लिए मेरी भाभी मेरी माँ जैसी है और मेरे भैया मेरे पिता जैसे हैं, जिन्होंने सब कुछ अपने कंधे पर ले लिया जिससे हम पर कोई मुसीबत ना आए। भैया, आपने यहाँ शहर से रहकर भी गांव में हमारी कितनी मदद की। आपने हमारी बेटी को कितने अच्छे से पाला, उसे इतना अच्छा संस्कार दिया। ये आपकी ही बेटी है ना। आपने हमेशा रितु और प्राची में कोई फर्क नहीं किया ना। तो अब जैसे आपने रितु का रिश्ता देखा है वैसे प्राची का भी रिश्ता देखिए। बताइए ना भैया, सब सही है ना? अगर आपको बात ठीक लग रही है तो हम रितु बेटी से कह देते हैं, फिर बात आगे चलाई जाए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं छोटे। मुझे तो ये लड़का शुरू से ही पसंद आया। जैसे मैंने इसे पहली नज़र में देखा तभी मुझे मेरी बेटी प्राची के लिए बिल्कुल भी ठीक लगा। लेकिन मैं चाहता था कि एक बार तुम लोगों की भी राय ले ली जाए, क्योंकि अगर प्राची हमारी बेटी है तो तुम्हारी भी तो बेटी है, हम दोनों की बेटी है। तो इसलिए हम सबकी राय जो बहुत ज़रूरी है। हम सब मिलकर ही उसकी ज़िंदगी का कोई अच्छा फैसला कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा था तुम्हें गाँव से मैंने इसीलिए बुलाया। और अब कोई रुपये पैसे की भी झंझट नहीं है वहाँ पर। गांव में सब ठीक है। अब कोई हमारी जमीन पर कोई दावा नहीं करेगा। हमारी पुश्तैनी जमीन हमेशा हमारी ही रहेगी। अभी तुम सिर्फ अपने बेटे की शादी पर फोकस करो और बताओ मुझे कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। चलो भाई, सबको मंजूर ही होगा। एक बार चाचा कहेंगे कि आपको मंजूर हो तो मुझे मंजूर है, एक बार पापा कहेंगे कि तुम्हें मंजूर हो तब तुम्हें मंजूर है। लेकिन सबसे जरूरी जिसकी मंजूरी है वो तो है मेरी बहन। लो देखो बहन, तुम्हें अगर पसंद है तब हम सबको मंजूर है। देखो तुम्हें ठीक लग रहा है क्या? ये तो वाकई में बहुत ही सुंदर है। इतना हैंडसम लड़का ढूंढा है मेरी दीदी ने मेरे लिए। ये तो शेखर जी से भी 100 गुना ज़्यादा अमीर और 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं इनकी जगह होती तो कभी अपनी बहन का भला ना होने देती। और मैंने तो हमेशा इनसे जलन की और इन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। ये कितनी अच्छी है। मैं इनको हमेशा कितना गलत समझती थी। ये मायके आती थी तो मैंने खाना तक नहीं पूछती थी। मैं तो इनके सामने भी नहीं जाती थी और इन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बना दी। इनकी जैसी बहन पाकर मैं धन्य हो गई। वाकई में मैं बहुत बुरी हूँ जो मैंने आज तक इनके साथ इतना बुरा किया। मैंने तो शेखर जी को भी इनसे छीनने की कोशिश की और इन्होंने सारी खुशियाँ लाकर मेरी झोली में डाल दी। वाकई दीदी तुम महान हो। दीदी मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक आपके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। मैंने कभी आपके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया। जब आप पहले शुरुआत में हम सबके साथ रहती थी तब भी मैंने आपके सारे सामान छीन लेती थी। मैं आपको कभी खुश नहीं देखना चाहती थी। मैंने हमेशा आपके साथ झगड़े किए, आपको बुरा भला कहा, आपसे जलन की। और जब आपकी शादी हो गई और आप मायके वापस आती थी तब भी मैं आपसे कोई अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। जबकि ये घर ये सब कुछ आपका था, तब भी आपने मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया। आपने मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ किया। और आज तो आपने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बना दी। मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं कभी ऐसा ना करती। मैं तो हमेशा अपनी बहन से जलन ही करती। दीदी आप वाकई में महान हो। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको गलत समझा, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया और आपने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया। दीदी मुझे माफ़ कर दो। अरे हट पगली, तो मेरी सबसे प्यारी बहन है। मैं भला तुझे दुखी क्यों होने दूंगी? अगर तुझे मेरे सामान पसंद आते थे तो मैं हमेशा तुझे इसीलिए दे देती थी कि अगर उनको लेकर तुझे खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं, तू ले ले, मैं दूसरे ले लूंगी। इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? जैसे मेरे हैं वैसे तेरे भी तो है। वो सारे सामान जो मेरे हैं वो तेरा भी है। और जहाँ तक बात रह गई कि मैं तुझसे जलन करती, तो ये भी बात गलत है। मैं तुझसे क्यों जलन करूंगी? तू तो मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन है। मैं सब कुछ जानते हुए भी मैंने हमेशा तुझे माफ किया, क्योंकि तू छोटी है ना और छोटों का तो काम ही होता है गलती करना। पर बहन, मैं कभी तेरा बुरा नहीं सोचूंगी। मैं तेरा बुरा क्यों सोचूंगी? तू मेरी बहन है, इतनी प्यारी है मेरे लिए।
अरे क्या हुआ? इसने तो अभी से ही गंगा जमुना बहाना शुरू कर दिया। अरे बेटा, अभी तुम्हारी शादी की बात चली है, शादी हो नहीं रही है। ये तो बहन के कंधे पर सर रख के इस तरह रो रही है जैसे हम इसे आज ही विदा कर रहे हो। अरे बेटी, तू क्यों परेशान हो रही है? तो अपनी माँ से थोड़ी बिछड़ रही है। अब हम सब परिवार सब साथ में रहेंगे और तू जब भी तेरा दिल करेगा तो यहाँ आ जाना। ये कह रही है ना कि वो लड़का बहुत अच्छा है, वो तुझे कभी नहीं रोकेगा। उसके परिवार में उसकी माँ है तो उनको भी साथ ले आना। हम सब परिवार साथ में रहेंगे। तेरा जब जी चाहेगा तो अपने मायके आ जाना। ये घर तेरा हमेशा रहेगा बेटा, और इस घर में हमेशा तेरा स्वागत रहेगा। तू रो मत, तू बिल्कुल दुखी मत हो। तुम और ऋतु दोनों मेरे लिए एक जैसे हो। जैसे ऋतु का जब दिल करता है वो मायके आती है, वैसे तुम भी आ सकती हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब रोना मत, ठीक है? हाँ, जैसे मेरे लिए ये घर है वैसे तेरे लिए भी है। तेरा भी तो यही मायका है। तुझे कहीं और थोड़े जाना है। तुझे तेरे मम्मी पापा भी यही मिलेंगे और तेरे ताई ताऊजी भी यही मिलेंगे। और तू अगर तुझे कोई परेशानी होगी तो तू मुझे बताना, मैं बताऊंगी उस विशाल को। अगर उसने मेरी बहन को जरा सी भी कोई दिक्कत दी तो देखना, मैं तेरे भैया से कहकर ना उसके हाथ पैर तोड़वा दूंगी। हाँ। ओ ताई जी, देखो ना दीदी क्या कह रही है, ये विशाल जी के हाथ पैर तोड़वा देंगी। तो चिंता मत कर बेटा, ये घर और ये परिवार हमेशा तेरा अपना है। तुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई तुझे दिक्कत देगा भी नहीं, क्योंकि हम विशाल को अच्छी तरह से जानते हैं। वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। इसलिए तो हम वहाँ तेरा रिश्ता करवा रहे हैं। और अगर तब भी कोई भी दिक्कत होती है ना तो तेरी माँ, तेरी ताई जी हमेशा तुझे यहीं खड़े मिलेंगे, तेरे इसी घर में। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, हम सब हमेशा तेरे साथ है बेटा। थैंक यू बड़ी माँ, थैंक यू बड़ी माँ, थैंक यू दीदी। चलो फिर, बहुत बढ़िया, कम से कम तो चुप तो हुई। अगर विशाल जी के हाथ पैर तोड़वाने से तो चुप हो जाएगी तो मुझे फोन कर दिया करना जब भी तू रोना। मैं हमेशा उनके हाथ पैर तोड़वा दिया करूंगी। ओ दीदी, आप भी ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुँचते रहे। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक